तो पहले चरण का चुनावी शोर थम गया, चुनावी भोपू बंद हो गया। अब आपको अपने गली में, मोहल्ले में 5 साल के लिए जो किस्मत संवारने, सरकार की, जनता की दशा और दिशा, राज्य की दशा और दिशा तय करने का जो चुनावी शोर था, आज से थमा हुआ महसूस होगा। अब हो सकता है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके क्षेत्र के प्रत्याशी आपके दरवाजे तक पहुंचे, मतदान करने के लिए आग्रह करें, अपने पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह करें। उन प्रत्याशियों को तौलिएगा जरूर कि आखिर कितना आपके सपनों पे खरा उतरे, कितना अपने वादों पे खरा उतरे हैं, उसके बाद मतदान कीजिएगा। एक बार रुक करते अपने सहयोगियों का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हुसैनाबाद से हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं, हजारीबाग से राजेश जुड़े हुए हैं और रांची से रुचि जुड़ी हुई हैं। शुरुआत राकेश के साथ करते हैं। हुसैनाबाद से राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, पहले चरण का चुनावी भोपू आज बंद हो गया है, प्रचार थम गया है। जो मुद्दे जनता के समक्ष हैं, जिसको लेकर भाजपा विपक्ष आमादा है, बार बार वार कर रही है, घुसपैठ का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, उसके बाद आप क्षेत्र में हैं, आपने तमाम जनता के साथ आपने बातें की है, क्या नजर आ रहा है? परिवर्तन की लहर नजर आ रही है, दिखाई दे रही है कहीं? बिल्कुल, देखिए अब सब कुछ जनता के हाथ में है। पहले चरण को लेकर जो प्रचार का शोर था अभिषेक, वो थम गया। 5 बजे तक का ही समय चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित था, लिहाजा वो समय पार हो गया और प्रचार का शोर थम चुका है। हालांकि जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। पहले फेज के तहत 43 सीटों पर मतदान होना है अभिषेक, और कई हैवीवेट नेताओं की किस्मत जो है वो तय होनी है। सरकार के कई सिटिंग मंत्री हैं, 6 मंत्री हैं, उनके किस्मत इसी चुनाव में जो है वो तय होगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की भी किस्मत जो है वो दांव पे लगी हुई है। तो कई बड़े चेहरे पहले फेज के चुनाव में आपको संघर्ष करते हुए नजर आ रहे होंगे, और अब सब कुछ जनता के मूड पर है, जनता क्या सोच रही है। और जनता ने सबको तौला है, एनडीए के उम्मीदवार को भी तौला है और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को भी तौला है। अब जनता ये तय करेगी कि उनके क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है, राज्य में किसकी सरकार उनके सेहत के लिए अच्छी होगी। ये तमाम चीजें अब, क्योंकि ये जो 2 दिन का समय होता है, इसमें जनता चिंतन मनन करती है और ये सोचती है कि किसने क्या वादा किया, किसका वादा कितना धरातल पर पूरा हुआ, कितना बाकी रह गया। तो सब चीजों का आकलन होगा और उसके बाद फिर बूथ की बारी आएगी, लोग बूथ तक जाएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, दोनों तरफ से ताकतें लगाई गई। आपने देखा होगा कि बीजेपी के तरफ से, एनडीए के तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाया गया है चुनाव में। केंद्र के कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे पहले फेज के तहत प्रचार करते नजर आए। जिस क्षेत्र में मैं मौजूद हूं, हुसैनाबाद पलामू प्रमंडल का ये क्षेत्र, 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं अभिषेक, और जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बीजेपी के साथ है। 9 में से 6 विधानसभा फिलहाल बीजेपी के सिटिंग विधायक है। तो आप कह सकते हैं कि पलामू में बीजेपी की स्थिति मजबूत है और ताकत भी यहाँ झोंकी गई, ताकत भी लगाई गई। प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, यहाँ के जो चुनाव सह प्रभारी हैं, चुनाव के जो प्रभारी हैं, हेमंत बिश्व शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, तो लगातार उनका कैंप होते रहा, लगातार वो लोगों के बीच जाते रहे। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया अलायंस की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला, उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाला, तेजस्वी यादव का लगातार कार्यक्रम होता रहा, पप्पू यादव आए, तो उनके तरफ से भी कोशिशें होती रही। लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है, ये सबने देखा है। और इंडिया अलायंस के सामने जो एक बड़ी चुनौती मुझे समझ में आ रही है अभिषेक, कि कांग्रेस और आरजेडी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के सामने कमजोर कड़ी साबित हुए, क्योंकि जो ताकत हेमंत सोरेन को मिलनी चाहिए थी गठबंधन के इन साथियों से, पहले फेज के चुनाव में वो ताकत उनको नहीं मिला। ये साफ देखने को मिला है अभिषेक। बिल्कुल राकेश, कहीं ना कहीं जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े चेहरे या कांग्रेस के स्टार प्रचारक जिन जगहों पर मेहनत करना था, उन जगहों पर नदारद नजर आए, चेहरे नजर नहीं आए। हेमंत सोरेन के ऊपर निश्चित तौर पर जिम्मेदारी है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम जो डेवलप किया जा सकता था, कहीं ना कहीं उसकी कमी साफ दिखाई दी। जब तक, और दूसरी तरफ बात करें भाजपा की, तो तमाम दिग्गज भाजपा के कई बड़े चेहरे इस बार झारखंड में नजर आ गए। योगी आदित्यनाथ से लेकर राजनाथ सिंह तक, अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई बड़े चेहरे नजर आए। राकेश, एक मुद्दा है पूरा पलामू, आपने देखा इस बीच चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान आप लगातार पलामू में रिपोर्टिंग करते रहे। पलामू का जो मूल मुद्दा है, जनता से जुड़ा मुद्दा है, क्या नजर आ रहा है कि पिछले 5 सालों में उस मुद्दे पर, पानी का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा, उन मुद्दों पर
सरकार ने काम किया है या जनता में कहीं ना कहीं अविश्वास की स्थिति है? क्योंकि जब भी सरकार के किसी नुमाइंदे से पूछा जाता है तो कोरोना की बात करते हैं या 3 साल सरकार डिस्टर्ब होने की बात करते हैं, लेकिन सरकार का डिस्टर्ब गठबंधन की सरकार में अगर सरकार डिस्टर्ब हो रही है तो इसका खामियाजा जनता तो नहीं भुगतेगी राकेश कभी भी? नहीं, बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये पिछड़ा इलाका है और आमतौर पर जो भी सरकारें रही, चाहे पूर्व की सरकार की बात कर ले, हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली जो गठबंधन की सरकार रही, तो पलामू को एक तरीके से पिछड़ा समझकर ही छोड़ दिया गया। बहुत एफर्ट्स यहाँ नहीं लगाया गया। पानी की समस्या अभी भी उसी तरीके से, हर चुनाव में आपको ये चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। सड़क की स्थिति बहुत अच्छी आप नहीं कह सकते हैं, हालांकि काफ़ी हद तक सड़कें पहले के मुकाबले थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना इस दिशा में बाकी है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत व्यापक यहाँ आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ बीते 5-10 वर्षों में। कई बड़े संस्थान खोलने की बात थी, लेकिन वो संस्थान नहीं खुले। आज भी पलामू से हो या छतरपुर हो, हैदरनगर हो, हुसैनाबाद हो, गढ़वा हो, डाल्टनगंज हो, चतरा हो, इन सब जगहों से आज भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी पलायन कर राजधानी रांची पहुंचते हैं, वहां कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेते हैं और बड़े संस्थानों में दाखिले की कोशिश करते हैं। तो यहाँ उस तरह का कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक तैयार नहीं हो पाया। किसी बड़े कल कारखाने को लेकर यहाँ के लोगों की उम्मीदें थी कि पूर्ववर्ती सरकार में या उससे पहले जो हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार रही, उसमें कोई बड़ा कल कारखाना खुलेगा ताकि पलायन की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिले, लेकिन कोई बड़ा कल कारखाना नहीं खुला। जहां मैं मौजूद हूं, यहां पहले एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी, वो सीमेंट फैक्ट्री भी बंद है। उसे चलाने की कोशिश और उसे खोलने की कोशिश पूर्ववर्ती सरकार में कहीं ज़रूर हुई, लेकिन धरातल पर चीज़ें दिखी नहीं। तो जो समस्याएं आज से 5-10 साल पहले जब चुनाव में हम लोग आते थे, इस बार भी वही मुद्दे हैं, वही रोजगार, वही शिक्षा, वही स्वास्थ्य, वही सड़क, वही पानी। तो देखिए बहुत कुछ बदला नहीं है पलामू में अभिषेक। बिल्कुल राकेश, और वही कहना है कि जब मुद्दे बहुत ज्यादा नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो पहले से चला आ रहा है कि जनता के पास अगर ज्यादा मुद्दे होते हैं तो परिवर्तन की लहर तेज हो जाती है। और जहां तक पलामू की बात करें, अगर आज भी पानी और पलायन की समस्या से जनता जूझ रही है तो निश्चित तौर पर मुद्दों की जनता के पास भरमार होगी, क्योंकि ये मूलभूत मुद्दे हैं। अगर इनको अभी तक नहीं सुलझाया जा सका है तो और कई मुद्दे ऐसे होंगे जो जनता के भीतर कहीं ना कहीं कठोर आघात कर रहे होंगे। बहुत धन्यवाद राकेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार राजेश का रुख करते हैं। राजेश, हजारीबाग में आप मौजूद हैं इस वक्त। हजारीबाग कहीं ना कहीं गढ़ मानी जाती रही है भाजपा का, तमाम स्टार प्रचारक हो, योगी आदित्यनाथ हो, लेकिन अगर बड़का गांव के इलाके को देख लें तो अंबा प्रसाद का एक दबदबा रहा है बड़का गांव इलाके में। अभी जो ताजा तरीन स्थिति है अंबा प्रसाद के खिलाफ, जो उन्होंने एफिडेविट दिया है चुनाव आयोग को, उसमें कई बातें छुपाई हैं। बीजेपी ने इसकी शिकायत भी की है और अंबा प्रसाद जब कैंपेन में निकल रही हैं तो लोग विरोध कर रहे हैं, सड़क पर उतरकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। राजेश, देखिए, ये तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, और जब काम आप नहीं करेंगे या जैसा कि आपने पहले एक पॉइंट को उद्धृत किया, वह कि गलत हलफनामा उन्होंने पेश किया है, चुनाव आयोग तक यह बात पहुंची है। और जो नामांकन के जो पर्चे दाखिल किए जाते हैं उसमें आपको बताना है कि आप क्या क्या है आपके साथ, आप किसके साथ एसोसिएटेड हैं, आप जिस प्रकार से फाउंडेशन से जुड़ा उनका, उसके बारे में उन्होंने अपना जिक्र नहीं किया है। वो शायद प्रोप्राइटर हैं उसका जिक्र नहीं किया गया है। बीजेपी ने कहा है कि किसी चीज को छिपाना भी करप्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। तो और जहां तक कहे कि लोगों का विरोध, देखिए क्षेत्र में अगर कोई काम नहीं करता है तो निश्चित रूप से राज्य जो जनता है उस क्षेत्र की, वो हिसाब किताब लेने के लिए इस समय बैठी हुई है। और हर पार्टी या हर प्रत्याशी के साथ ये चीजें लागू होती है। जो भी जहां सिटिंग विधायक है उनके खिलाफ थोड़ा रोष है ही, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके खिलाफ ज्यादा रोष है, और वहां पर परिवर्तन संभव है, लेकिन जनता के माध्यम से ये सारा कुछ होना है। तो अंबा प्रसाद बड़का गांव क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ वहां लगी हुई हैं। वहां पर कई स्टार प्रचारक गए, कल्पना सोरेन वहां गई थी। इसके अलावे आप देखिए कि वहां पर बीजेपी ने रोशन लाल चौधरी को खड़ा किया है, बीजेपी में वो शामिल हुए और
तुरंत उन्हें टिकट भी मिल गया और वो मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ रहे हैं। हजारीबाग का जो परिक्षेत्र है, आप ये देखें कि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और यहाँ पर एक फैक्टर बड़ा काम करता है, वह यह है कि हिंदूवादी सोच यहाँ पर जो है, लोग इस बात को लेकर बड़े संवेदनशील रहते हैं। आपने देखा होगा कि अमित शाह 2 दिन पूर्व यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि यह हजारीबाग है और हजारीबाग में रामनवमी का जो जुलूस निकलता है उसमें व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान सरकार में इसके प्रशासन के द्वारा किया जाता है, तो अगली बार सरकार बनेगी बीजेपी के नेतृत्व में तो यहाँ पर वो खुद आएंगे रामनवमी के जुलूस में। उन्होंने ये वादा किया है हजारीबाग की जनता से और कहा है कि अब कहीं कोई किसी को लाठियां नहीं खानी पड़ेगी। और यही स्थिति अन्य जगहों पर देखी, मैंने कई क्षेत्रों का भ्रमण किया है, कोडरमा हो, बरही हो, बरकट्ठा हो, इन सब जगहों पर देखा जा रहा है कि लोगों में जो है इस बात को लेकर बहुत ही गंभीर चिंतन देखने को मिल रहा है कि वो जो मौलिक समस्याएं हैं यहाँ की और राज्य से जुड़े हुए जो विषय हैं उसके प्रति वो लोग बहुत ही विश्लेषणात्मक विचार रखते हैं। जैसे युवाओं के भविष्य के लेकर काफी चिंतित है। ये हजारीबाग वो जगह है जहाँ पर शिक्षा का भी बड़ा क्षेत्र माना जाता है। रांची के बाद हजारीबाग में बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, कोचिंग करते हैं। आपने देखा होगा पेपर लीक का मामला यहाँ से ही जुड़ा हुआ था मूल रूप से, जब इसकी जांच हुई तो सामान्य रूप से ये लोगों में परसेप्शन है कि हमें उन लोगों को वोट करना है जो उनके क्षेत्र के लिए काम करेगा। पार्टी का बैनर भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि कौन पार्टी या कौन सा गठबंधन सबसे मजबूत होगा और किसे वोट करना चाहिए और एक राज्य में अच्छी सरकार बने, इसके लिए सभी लोग सचेष्ट हैं। और आपको मैं बता दूं कि अच्छी संख्या में, अच्छे प्रतिशत में यहाँ पर वोटिंग होगी। सभी लोग उत्साहित हैं, अपने वोट के प्रति बहुत जागरूक हैं, तो जाहिर सी बात है कि वोटिंग का प्रतिशत इस बार जरूर बढ़ेगा और लोग बहुत ही उत्साहित हैं। मैं देख रहा हूँ घूमते हुए, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, आज मैं सिमरिया के उस क्षेत्र में गया था जहाँ पर इटखोरी के इलाके में, वहाँ भी बुजुर्ग लोगों ने कहा कि वोट जरूर देंगे, हम लोग एकदम पूरी तैयारी किए हुए हैं। अब क्या करना है, उन्हें किसे वोट देना है ये अलग बात है, ये हम उनसे पूछ भी नहीं सकते, लेकिन उनके विचार साफ तौर पे दिख रहे थे कि जो काम करेगा उसे ही वोट करेंगे, जिसकी सोच अच्छी है उसे ही वोट करेंगे। सामान्य रूप से आप देखें तो ये राजेश एक सवाल है। राजेश, अगर आप बड़कागांव की सीट को देखें तो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक विरासत के जैसी सीट हो गई है। पहले योगेंद्र साव, उनके बाद उनकी पत्नी, अब अंबा प्रसाद। अब अंबा प्रसाद के हलफनामे में भी सच छुपाने का बात आ रहा है। कई तरह के विवादों में इस बीच अंबा प्रसाद घिरी रही हैं पिछले 5 साल में। और आप बड़कागांव क्षेत्र में जाएं, जहां तक मुझे लगता है आप अभी उस जगह पे मौजूद हैं तो आप जरूर गए होंगे, क्या नजर आता है राजेश, सरकार में रहते हुए क्या बड़कागांव इलाका विकसित हो पाया है, थोड़ा भी पहले से विकसित हो पाया है, या विकास को तरस रहा है बड़कागांव और हजारीबाग के संपूर्ण दूसरे इलाके? राजेश नहीं, बड़कागांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं आपको बताऊं कि वहां पर हर तरह की जो नागरिक सुविधाएं हैं उसका अभाव है। मैं वहां गया था और लोगों से बात भी की। वहां पर सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, पेयजल की समस्या है, ये तमाम चीजें हैं वहां पर। वहां तो विधायक क्या करती है राजेश? फिर काफी नाराज हैं। तो विधायक क्या करती है? विधायक की तो भाई पारिवारिक सीट है, उनके पिता रहे, उनकी माता रही, वो रही और पिछले 15-20 सालों से उनका कब्जा उस सीट पर। तो फिर समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? आखिर कुछ तो मूलभूत समस्याएं सुलझनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सुलझनी चाहिए। देखिए क्या है ना, एक विडंबना है चुनाव की। ये ऐसा नहीं कि झारखंड में ही, कई जगहों पर आपने देखा होगा कि लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उस क्षेत्र से रिप्रेजेंट करते आए हैं। लोग इस प्रकार के सोशल इंजीनियरिंग में विश्वास करते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो परंपरागत सीट बनी जाती है। आपने सही कहा कि बड़कागांव की जो विधायक हैं अंबा प्रसाद, उनके पिता थे विधायक, उसके बाद वो मंत्री भी रहे। निर्मला देवी जो उनकी मां है वह भी वहां से विधायक चुनी गई। कमोबेश एक परिवार का वहां पर लगातार कब्जा रहा है और विकास नहीं होना यह दुखद बात है और लोग वहां के काफी चिंतित हैं। अब इस बार का क्या मिजाज है यह तो चुनाव का परिणाम बताएगा, लेकिन लोगों में देखा जा रहा है, बहुत ही रिएक्शन देखा जा रहा है कि वो बड़े दुखी हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर
कोई काम नहीं हो पाया, चूंकि कांग्रेस की विधायक हैं और सरकार कांग्रेस में साझेदार है, इसलिए कोई अब बहाना भी लोग नहीं पचा पा रहे कि हाँ क्या इनके पास कोई बहाने है। देखिए, विपक्ष का विधायक होता है तो वो टाल जाता है या किसी के कंधे पर खेल जाता है कि मेरी सरकार नहीं है। शक्तियां भी सीमित होती हैं, वहां विपक्ष के विधायक की शक्तियां भी सीमित होती हैं सरकार में, अगर सरकार विपक्ष की हो। शक्तियां, हाँ बिल्कुल, अगर विधायक विपक्ष तो कहे अगर वो संवेदनशील होता है तो वो काम करा लेता है, लेकिन बावजूद इसके कुछ न कुछ तो असर तो पड़ता ही है। ये एकदम ग्राउंड रियलिटी है। तो बिल्कुल राजेश, और आप अगर देखें तो कोई बहाना आप अगर देखें तो एनडीए ने एक प्रयोग भी किया है। वहां पर आजसू के प्रत्याशी रहे रोशन लाल चौधरी, लेकिन उनको इस बार बीजेपी के तरफ से टिकट दिया गया है। कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय पार्टी पर एक विश्वास, एक नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताना, उस बड़का गांव को इन लोगों ने खास तौर पर, केंद्र ने यह ध्यान दिया है कि बड़का गांव सीट पर बीजेपी को आना होगा, बीजेपी को चाहिए कि वहां पर प्रयास करे। और यही कारण है कि रोशन लाल चौधरी को भाजपा से टिकट देकर उतारा गया कि बड़का गांव के जनता के मन में भी यह विश्वास बैठे कि अब हमारी बात सीधे दिल्ली तक पहुंचेगी। बने रहिएगा राजेश, हमारे साथ रुचि भी जुड़ी हुई है हमारे साथ रांची से। रुचि, रांची विधानसभा सबसे दिलचस्प, 6 बार के विधायक सीपी सिंह साहब, और इस बार फिर मुकाबला महुआ माझी से। महुआ माझी जिन पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगा दिया गया है, महुआ माझी ने उस पर कोई सफाई भी नहीं दी। महुआ माझी राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं, अभी भी राज्यसभा सांसद हैं, अभी भी राज्यसभा सांसद के नाम से आप देखेंगे तो कई जगह डोनेट वगैरह भी कर रही हैं। कुछ इलाकों में राज्यसभा सांसद के नाम से उनका डोनेशन जा रहा है, कुछ सामान वामान भी भिजवा रही हैं। मुकाबला दिलचस्प हो गया है, लेकिन जो रांची विधानसभा में मुझे देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के वो चमकते चेहरे जो हर बार जेएमएम के साथ खड़े दिखते थे, इस बार जेएमएम को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है कांग्रेस ने। रुचि, बिल्कुल अभिषेक, देखिए जेएमएम और कांग्रेस की बात करें या राजद की बात करें, यानी कि इंडी अलायंस तब टूटती नजर आई जब रांची विधानसभा से प्रत्याशी यानी कि जेएमएम से प्रत्याशी महुआ माझी का नाम सामने आया। और ऐसे में कई कांग्रेस के नेता जो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस में ही टिके हुए थे, डिगे हुए थे, और उन्होंने कांग्रेस का ही साथ छोड़ दिया। और अब देखिए, जहां भी चुनाव का प्रचार प्रसार हो रहा था, चूंकि 5 बजे तो चुनाव का प्रचार प्रसार थम गया अभिषेक, लेकिन वो साथ देते कम ही नजर आ रहे हैं। जहां भी प्रचार प्रसार हो रहा था, हालांकि अब जनसंपर्क होगा डोर टू डोर, तो अभी भी महुआ माझी दिखेंगे, लेकिन वैसे नेता नहीं दिखे, वैसे जो कांग्रेस के एक्टिव लीडर नहीं देखे जा रहे हैं। और देखिए, खासी नाराजगी जो है इंडिया अलायंस में भी देखी गई थी इस बात से कि चूंकि राज्यसभा सांसद रहते हुए और उन्हें टिकट दे दिया गया, और एक तरह से देखिए बांग्लादेशी होने का आरोप उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने ही लगाया, यानी कि आरजेडी की नेत्री रही, हालांकि उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था और उन्होंने ही बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अंदर खाने में ही ऑल इज नॉट वेल, कल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जहां तक बात रही सीपी सिंह की, 7वीं बार केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है और इस बार भी उम्मीद है कि सीपी सिंह जो है वो भारी पड़ेंगे। वो इसलिए चूंकि कई दिग्गज नेता जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे थे, प्रचार प्रसार किए थे। अंत में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो ने हवा को पूरी तरह बदल करके रख दिया। हवा ही नहीं, तूफान सा कह सकते हैं कि आया। और ऐसे में देखिए, जहां तक बात है रांची विधानसभा सीट की, तो सीपी सिंह का पलड़ा भारी इसलिए कह सकते हैं चूंकि सभी जो दिग्गज नेता हैं वो साथ हैं, जो नाराज चल रहे थे भाजपा के वो भी अब साथ आ गए हैं। तो ऐसे में सीपी सिंह अकेले नहीं है, उनके साथ पूरी टीम जो है वो चल रही थी। और ऐसे में दावा है, सीपी सिंह ने कहा भी है कि हमने जनता के बीच सेवा की है। कुछ कार्य जो बाकी रह गए हैं, जो अधूरे रह गए हैं, वो इसलिए रह गया है चूंकि केंद्र और राज्य के बीच जो वर्तमान की सरकार है उन्होंने सहयोग नहीं किया था, यानी कि सरकार के साथ समन्वय स्थापित नहीं हुआ, वो सहयोग नहीं कर पाई, इसलिए हमसे वो कार्य हम नहीं कर पाए जो हमारी इच्छा रही थी। जो जनता तक सेवा पहुंचाना था वो सेवा हम पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच एक जो समन्वय होना चाहिए था वो स्थापित नहीं हो पाया। हमेशा से राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगाती रही और केंद्र ने कहा कि जो योजनाएं यहाँ से जाती रही, जो फंड यहाँ से जाता रहा, वो सरकार खर्च नहीं कर पाई। तो कह सकते हैं कि रांची विधानसभा की स्थिति कुछ यूं है। लेकिन देखिए, पूरे 43 विधानसभा सीटों पर कुल 683 प्रत्याशी जो हैं उनके लिए मतदान होगा 13 तारीख को, और उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा
अभिषेक, और ऐसे में अब हटिया की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हटिया में भी जोर आजमा रहे हैं बीजेपी से प्रत्याशी नवीन जायसवाल हैं, तो दूसरी तरफ अजय नाथ साहदेव हैं कांग्रेस से, और एक इंडिपेंडेंट जो भरत काशी हैं, हालांकि वो पहले आजसू से नेता थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक तरफ नवीन जायसवाल ताल ठोक रहे हैं और ये दावा है कि इस बार पूरा परिवर्तन होकर के रहेगा, परिवर्तन की लहर है राज्य में। और परिवर्तन की लहर इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि रोटी बेटी माटी का सवाल बता रहे हैं, राज्य की अस्मिता की रक्षा का सवाल बता रहे हैं। यह कहना है कि बिजली पानी ये सब सुविधाएं तो आगे भी मिल जाएंगी, जब सरकार आएगी, जब बीजेपी की सरकार आएगी तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर बिजली पानी और शिक्षा ये अलग व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर बेटी रोटी माटी के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है और इस बार हम पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, दावा है नवीन जायसवाल का। हालांकि देखिए कई लोग जो हैं, कई यानी कि एक सवाल है, अगर रांची इलाके की पूरी बात करें, 4 विधानसभा क्षेत्रों में रांची बटी हुई है और जेएमएम का यह दावा रहता है कि हम गांव की राजनीति करते हैं, हमें शहर की हवा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप देखिए राजधानी की मेन सीट रांची विधानसभा क्षेत्र, मतलब विशुद्ध रूप से शहर है रांची, और यहीं पर जेएमएम बार बार रांची विधानसभा सीट से महुआ माझी को अवसर मिलता है, महुआ माझी हारती भी रही हैं। और अगर यह सीट खुदा न खास्ते अगर जेएमएम जीत लेती है तो कांग्रेस के जो लोग यहां मेहनत करते रहे, कांग्रेस की परंपरागत सीट रांची रही है, कांग्रेस के तो हाथ हमेशा के लिए खाली हो जाएंगे रुचि फिर तो। बिल्कुल अभिषेक, देखिए सही कहा आपने, लेकिन ऐसी कोई गुंजाइश जो है वो अभी नहीं दिख रही है कि महुआ माझी जो है वो आगे निकल सकती हैं, चूंकि सीपी सिंह जो है पूरी मजबूती के साथ, और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं ये हम नहीं कर रहे हैं अभिषेक, ये यहाँ की जनता बोल रही है। और यहाँ की जनता ने बहुत बखूबी देखा है कि जब सरकार सत्ता हाथ में रही तब उन्होंने क्या कार्य किया है, यानी कि 5 साल आप के पास समय था और 5 सालों में आपने क्या कार्य किया है, उन सभी कार्यों का आकलन जो है वो जनता करती है। और इस बार देखिए जरूर विश्वास और भरोसा महुआ माझी पर जता सकती थी अगर सत्ता पक्ष द्वारा कार्य हुए होते, जेएमएम द्वारा कार्य हुए होते। देखिए इस सरकार में अगर सबसे ज्यादा अपने आप को छला किसी ने महसूस किया है तो युवा वर्ग है, यानी कि युवा जो है वो नौकरी के लिए दर दर भटकते रहे, कई वैकेंसियां जो है वो आई भी और वो रद्द भी कर दी गई, यानी कि अनियमितता इस कदर बरती गई कि उन नियुक्तियों को रद्द कर देना पड़ा। तो ऐसे में युवा जो है वो अपने आप को छला महसूस किए। वहीं महिलाओं की अगर बात कर ले तो महिला सुरक्षा पर भी कई बार यहाँ सवाल उठते रहे हैं। आदिवासी मूलवासी की अस्मिता की अगर रक्षा की बात करते हैं, उनके जल जंगल और जमीन की रक्षा की बात करते हैं, तो ना तो उनकी जमीन सुरक्षित रही। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जनता उन सभी चीजों का आकलन करती है और उसके बाद ही निर्णय लेती है। रांची विधानसभा में भले ही महुआ माझी भी जोर आजमा रही हो, लेकिन देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था तो हवा जो है ये पूरी तरह बदली। देखिए इसलिए भी बदली कह सकते हैं क्योंकि एक गारंटी के तहत कार्य होता है, एक लिमिट टाइम के तहत कार्य होता है कि हम जो कहते हैं वो करके रहते हैं, जो नहीं करना रहता है वो वादा भी नहीं करते हैं। तो 5 साल पहले क्या मैनिफेस्टो में जितने भी वादे थे वो क्या पूरे हुए, आखिर पूरा नहीं हो पाया तो इसके पीछे कारण क्या रहा। देखिए इससे सटा हुआ विधानसभा ही कह सकते हैं, खिजरी विधानसभा की भी बात कर लेते हैं अभिषेक। खिजरी में भी देखिए कार्य हुए हैं, एक तरफ राजेश कच्छप भले ही बता रहे हो कि हमने बहुत कार्य किए हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन अभी भी आप जो शहरों में शहरी क्षेत्र जो शहरी एरिया पड़ता है वहां पर स्ट्रीट लाइट तो लगे हैं लेकिन लाइट जल नहीं रही है। इसके पीछे कारण क्या रहा? तो देखिए जनता जो है इन सभी चीजों को देखती है, मूलभूत सुविधाओं को देखती है कि बिजली पानी जो है कहां तक पहुंचा है, शिक्षा और स्वास्थ्य कितना सुचारू ढंग से रुचि की राजेश कच्छप तो जो नगद के साथ गिरफ्तारी उनकी हो गई, कंप्लेनेंट भी कांग्रेस के विधायक बन गए, राजेश कच्छप साहब, इरफान अंसारी साहब गिरफ्तार हो गए, ठीक है, बाइज्जत कोर्ट ने बरी भी किया, शिकायतकर्ता भी कांग्रेस के विधायक थे, एविडेंस साक्ष्य पता नहीं क्या मिला नहीं मिल पाया, बरी हो गए। लेकिन जनता के बीच मैं भी जब भी खिजरी गया हूं तो चर्चा का विषय है कि आखिर 36 लाख रुपए लेकर तीनों विधायक कलकत्ता क्या करने गए थे। आप कोर्ट से तो जरूर बरी हो जाइएगा, लीगल तौर पर आप मजबूत हो जाइएगा, लेकिन चर्चा का विषय तो हो गया कितने पैसे विधायक के पास, 36-37 लाख रुपए, कभी साड़ी खरीदने गए बता रहे थे, कभी कुछ, तो ये एक बड़ा मामला बन जाता है रुचि चर्चा के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, देखिए एक क्वेश्चन मार्क जो है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है जब आप इस तरह की घटनाएं जनता के बीच आती है। देखिए जनता उन साक्ष्यों को नहीं देखती जहां आप कितना भी बरी क्यों ना हो गए, लेकिन ये सारे मामले जो थे वो आए थे, जनता के समक्ष आए थे, आप पकड़े गए थे, इसके साक्ष्य, इसकी खबरें भी चली थी, तो क्वेश्चन मार्क देखिए वहीं पर लग जाता है। फिर आप जो वादा करके आए थे कि हम इन वादों को पूरा करेंगे, आपके पास 5 वर्षों का समय था, आपने उन वादों को क्यों नहीं पूरा किया? जब लास्ट आवर जाता है, यानी कि जब सरकार अपने कार्यकाल, बिल्कुल, वादों से जब भी मुकरी है सरकार, वही बात चर्चा चल रही थी कि वादों से जब भी मुकरिएगा जनता के पास मुद्दे बहुत रहेंगे, और मुद्दे जब जनता के पास रहेंगे तो निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। रुचि, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो चुनावी शोर थम गया है, भोपू बंद हो गया, बात से आपके कानों में आवाज नहीं आएगी कि इस छाप पर वोट लगाइए, उस छाप पर वोट लगाइए। लोग नजर आएंगे, प्रत्याशी नजर आएंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते, ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको, एक बार देखिए, समझिए, तौलिए एक बार। पहले चरण के लिए थम गया प्रचार का शोर। 13 नवंबर को राज्य की 43 सीटों पर वोटिंग। अब से डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे प्रत्याशी। पहले चरण में 20 एसटी और 6 एससी रिजर्व सीटों पर। फर्स्ट फेज में 334 निर्दलीय उम्मीदवार, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और 6 मंत्रियों के भाग्य का होगा फैसला। मीरा मुंडा, पूर्णिमा दास, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता की प्रतिष्ठा दांव पर। रुक करते हैं सहयोगियों का। हमारे साथ हजारीबाग से राजेश जुड़े हुए थे, सिमडेगा से नौशाद जुड़े हुए हैं और सरायकेला से मनोज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पहले नौशाद के पास चलते हैं। नौशाद, सिमडेगा नमन विक्सल कोंगाड़ी, मुझे लगता है वहां से विधायक है, कौन है टक्कर में उनके और क्या कह रही है? सिमडेगा की हवा परिवर्तन होगा या सिमडेगा अपने विकास को लेकर संतुष्ट नजर आ रहा है? भूषण बारा है कांग्रेस के विधायक, माफ कीजिएगा भूषण बाड़ा, माफ कीजिएगा भूषण बाड़ा। श्रद्धानंद बेसरा वही बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और आपको पता होगा कि 286 वोट से पिछले बार 2019 में श्रद्धानंद बेसरा की वो पराजित हुए थे। तो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है इस क्षेत्र में, हालांकि ईसाई बहुल इलाके हैं अभिषेक इस इलाके में, बावजूद इसके बीजेपी की अच्छी पकड़ है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि 286 या 90 वोट से पिछले बार श्रद्धानंद बेसरा हारे थे। और इस सिमडेगा चूंकि अब कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, उससे आगे आप कोलेबिरा की बात करें, कोलेबिरा भी एक ईसाई बहुल इलाका है, वहाँ पर भी विक्सल कोंगाड़ी है। और जो होरन करके वहाँ पर प्रत्याशी है बीजेपी के। सिमडेगा में भूषण बारा है, श्रद्धानंद बेसरा है। हमारे बगल के जिले में गुमला है, गुमला में सुदर्शन भगत हैं और जेएमएम के हैं तिग्गा है, भूषण तिग्गा है। तो ये सब वो पर उसके अलावा आप चले जाएं भूषण तिर्की, माफ कीजिएगा, उसके आगे आप चले जाएं सिसई में, बिशुनपुर में समीर उरांव है। तो इधर जेएमएम के चमरा लिंडा है, सिसई में जिगा उरांव है, उनके सामने जो टक्कर है वो अरुण उरांव से है, पूर्व आईपीएस अफसर हैं। आपने तो इस पूरे क्षेत्र में नौशाद, आपने प्रत्याशियों की बात की तो एक सवाल जहन में आ गया। एक ग्रुप है लिकिंग गुरु ग्रुप, ये संस्था, अभी इस संस्था ने न्यूज़ 11 के साथ अपने वीडियो शेयर किए। जिस तरीके से भूषण बाड़ा और भूषण तिर्की अपने इलाकों में करोड़ों रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। हालांकि हम पुष्टि नहीं करते वीडियो की, वो संबंधित जो ग्रुप है वही पुष्टि करेगा। लेकिन जिस तरीके से विधायक बनने के बाद पहली बार भूषण बाड़ा विधायक बने हैं और करोड़ों रुपए का रिश्वत मांग रहे हैं सोलर प्लांट बिठाने के लिए,
आखिर इस तरीके से अगर मान लेते हैं कि कोई, ये तो एक उन लोगों का रियलिटी चेक था ग्रुप का, अगर व्यवसायी भी आते होंगे या कोई कॉन्ट्रैक्टर आते होंगे तो हर धंधे में इसी तरीके से विधायकों को रिश्वत का चढ़ावा चढ़ाना पड़ता होगा। क्या जनता नहीं देखेगी कि किस तरीके से करोड़ों रुपए मांग रहे हैं, 20 करोड़ और 25 करोड़ रुपए मांग रहे हैं रिश्वत के तौर पर? भूषण बाड़ा और भूषण तिर्की तो बेनकाब हो चुके हैं। नौशाद, बिल्कुल अभिषेक, देखिए उसी का जवाब जनता देने के लिए तैयार है। आप जिस समय सिमडेगा में था, अमित शाह जी का प्रोग्राम था, यहाँ पर एक काफ़ी भीड़ देखने को मिली। हालांकि सुरक्षा कारणों से वो नहीं आ पाए, फ़ोन के माध्यम से यहाँ की जनता को संबोधित किया, लेकिन वो जो भ्रष्टाचार के जो तमाम जो सिरे दिख रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरह से जो बेनकाब हुए हैं सिटिंग एमएलए जो हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब जनता लड़ नहीं सकती है, वो अपने सियाही के निशान के माध्यम से ही जवाब देगी। और जिस तरह से भीड़ देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं ये एक जवाब होगा कि जो भी जनप्रतिनिधि इस किसी तरह का अपराध में या फिर किसी तरह का किसी भी चीज़ों में संलिप्त होगा तो उसका जवाब तो जनता देगी। और यही 5 साल का समय बचा है, वो 5 साल के समय तक देखती है, अब उसको जवाब देने का समय आ गया है। जिस तरह से ऑपरेशंस दिखाए गए और जिस तरह से लेन देन का खेल चल रहा है, कमीशन खोरी की बात हो रही है, तो उसमें तो जनता देने के लिए तैयार है। और भीड़ भी बता रही थी, काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी देर तक इंतजार कर रहे थे। करीब 11 बजे हम लोग पहुंच गए तो उस वक्त से भीड़ चली है। काम 4:30 बजे तक भीड़ रही, जब उनका कंफर्मेशन हो गया कि वो सुरक्षा कारणों से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में है सिमडेगा। नौशाद, एक सवाल और, चमरा लिंडा का भी आपने नाम लिया, बिशुनपुर से चमरा लिंडा साहब हैं। चमरा लिंडा साहब लोकसभा चुनाव में उतर गए, कांग्रेस के प्रत्याशी थे सुखदेव भगत, उनके खिलाफ में ही उतर गए, वहीं से उन्होंने नामांकन कर दिया। अब जब लोकसभा में नकार दिए गए तो विधानसभा में उतर गए, पार्टी ने फिर से उन पर किस्मत आजमा लिया। हालांकि समीर उरांव साहब को भी मौका मिला, समीर उरांव साहब भी उतरे हैं। समीर उरांव, कैसा टक्कर लग रहा है दोनों का? क्या जनता, बिशुनपुर की जनता चमरा लिंडा को या समीर उरांव को, दोनों नाम किसी का तो जनता बताती नहीं है कि वोट किसको देने जा रही है, लेकिन कार्यों को लेकर अगर बात करें तो जनता के दरवाजे तक चेहरा दिखाने का साहस किसमें नजर आ रहा है? किसमें, किस प्रत्याशी में? देखिए, जिस बिशुनपुर कई सुदूर इलाकों में हम लोगों ने उसका दौरा किया, कई जगह कार्यक्रम भी किया, लेकिन विकास वहाँ नहीं दिख पा रही। लोगों से बात भी कोशिश की, बोले कि 3 बार के विधायक है, जनरली यहाँ वो रहते नहीं हैं, और जो भी समस्या होती है लोगों को फ़ोन के माध्यम से बताना पड़ता है। तो जब तक कोई विधायक क्षेत्र में नहीं रहेगा, लोगों से रूबरू नहीं होगा, लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसी इलाके समीर उरांव भी कमोबेश इस इलाके में आते जाते रहते हैं। लेकिन अभिषेक, देखिए क्लोज है कॉन्टेस्ट, चूँकि वो सिटिंग एमएलए हैं, काफ़ी लोगों से मिलने जुलने का भी काम करते हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए, विकास जो है उस क्षेत्र में मुझे अभिषेक नहीं दिखा। बिल्कुल नौशाद, विकास कहीं ना कहीं विकास नजर नहीं आया है उस क्षेत्र में जो आप बात कर रहे हैं। जो जनता से जो जानकारियां मिल रही हैं, जो कैमरा कैद कर रहा है तस्वीरें। बहुत धन्यवाद नौशाद आपका, बहुत धन्यवाद राजेश आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ इस बीच शहनवाज भी जुड़ गए हैं, मनोज जुड़े हुए हैं सरायकेला से हमारे साथ, और शहनवाज भी जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी। पहले मनोज के पास चलते हैं। मनोज, बड़ा दिलचस्प सीट है, जिस सीट पर आप खड़े हैं इस वक्त, जिस जगह पर आप मौजूद है विधानसभा क्षेत्र में, सरायकेला, जेएमएम का गढ़, 5 बार से चंपाई सोरेन विधायक, जेएमएम की एक ऐसी सीट जिसको कोई हिला नहीं सका था, लेकिन अब उस सीट का सबसे बड़ा दावेदार, जिसने थाम कर रखा था मोर्चा, वो खुद ही हिल गया है, वो खुद ही दुखी हो गया, आहत हो गया। और 40 वर्षों की तपस्या कह लीजिए, 40 वर्षों की श्रद्धा कह लीजिए, झारखंड आंदोलनकारी चंपाई सोरेन को जेएमएम छोड़कर बाहर आना पड़ा। इस बार दिखेंगे तो जेएमएम सोरेन, चंपाई सोरेन, लेकिन सिंबल दिखेगा कमल फूल का, कमल छाप का। कैसा नजारा है सरायकेला का? बहुत बढ़िया आपने कहा कि 40 साल एक लंबा सफर होता है झारखंड आंदोलनकारी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले निर्दलीय प्रत्याशी थे, उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर से जब वो चुनाव लड़े तो लगातार, यानी मोदी जैसे लहर भी इनको हिला नहीं सका। वो ये गढ़ है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। लेकिन अब सीधे तौर पे कहेंगे कि ये गढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं, ये गढ़ चंपाई सोरेन का है, क्योंकि चंपाई सोरेन जो है वो सीधे तौर पे इस इलाके में एक बड़ा कद है, आदिवासियों के बीच एक अच्छी पकड़। आदिवासी अगर समझते हैं अगर किसी को नेता, तो चंपाई सोरेन को। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का सिंबल,
क्योंकि ये जो इलाका है आदितपुर का जो इलाका है वो पूर्णतः बीजेपी का इलाका माना जाता है। जो शहरी क्षेत्र है, गम्हरिया की बात कर ले, कांडरा की बात कर ले, सरायकेला शहरी इलाकों की बात कर ले, तो इन इलाकों में बीजेपी की अच्छी पकड़ है। दूसरी तरफ चंपाई सोरेन की अपनी पकड़ है। जो राजनगर एक बड़ा सा इलाका पड़ता है, राजनगर में वोटरों की संख्या ज्यादा है, आदितपुर कांडरा गम्हरिया को मात देने का इलाका है वो, तो वहां पर सीधे तौर पे चंपाई सोरेन का अपना कुनबा है। तो ये साफ है कि ये इलाका जो है वो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं, क्योंकि चंपाई सोरेन का आज सभा था, 2 सभा, और दोनों सभा समय जो था वो 1 घंटा आगे पीछे था। आप समझ लीजिए 1 घंटा, एक है आदितपुर में सभा, दूसरा है राजनगर में सभा, और दोनों सभा सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में था। हालांकि खरसभा में भी एक कार्यक्रम होना था लेकिन रद्द हुआ, लेकिन सरायकेला में जो कार्यक्रम हुआ वो कार्यक्रम राजनगर का भी ऐतिहासिक और आदितपुर का। आदितपुर में तो गृह मंत्री थे, लेकिन राजनगर में वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन चंपाई सोरेन का भीड़ राजनगर में देखने को मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी सभा था, लेकिन माना जाता है जेएमएम का 12 सीटों पर कोल्हान में कब्जा है जेएमएम का। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा था अभी हमारे सहयोगी नौशाद से भी, लीकिंग गुरु नामक जो संस्था है, इस कंपनी ने, इस संस्था ने, इस ग्रुप ने एक स्टिंग किया था जो न्यूज़ 11 के साथ शेयर भी किया था। उसमें जेएमएम के कई बड़े नेता उसमें बेनकाब हुए हैं। समीर मोहंती साहब, रामदास सोरेन साहब 35 करोड़ रुपए मांगते, समीर मोहंती दिख रहे हैं, रामदास सोरेन 20 करोड़ रुपए मांगते नजर आ रहे हैं। तो क्या कोल्हान की जनता इस बार यह विश्वास कर पाएगी कि आप मैया के सम्मान के नाम पर 1000 दें और विधायक इस तरीके से सीएम के छुप कर कह लें या सीएम की बिना जानकारी में कह लें, क्योंकि चेहरा तो हेमंत सोरेन है, और इस तरीके से विधायक अगर बेलगाम हो जाएं कि 20 करोड़ 35 करोड़ रुपया कैमरे पर मांग रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 11 वीडियो की पुष्टि नहीं करता क्योंकि वो लीकिंग गुरु ग्रुप ने वो स्टिंग किया है, हमारा उसमें कोई योगदान, कोई हाथ नहीं है। लेकिन वीडियो तो है मनोज, वायरल हुआ है, लोगों के बीच जा रहा है वीडियो, हमारे पास भी अब आ रहा है, हर तरफ से घूम कर आ रहा है। तो क्या जनता में एक असंतोष देखने मिल रहा है इस बार? निश्चित तौर पे जनता अब जागरूक है। अब वो जनता नहीं है जो 70 का जनता था, अब वो जनता है 2024 का, 2019 का वो जनता है, और 2000 का जनता है कि जनता समझती है। जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब ये खबर चली, लोगों तक गया, कानों कान ही नहीं, जंगल में जैसे आग लगता है वैसे पूरे कोल्हान में फैल गया, और ऐसा फैला कि कोल्हान, हम तो कहेंगे कि पूरे झारखंड में फैल गया, क्योंकि कोल्हान का एक एक व्यक्ति जो है वो इस वीडियो को देख रहा है, और वो व्यक्ति समझ भी रहा है कि कैसा विधायक है, कि इतना पैसा मांगता है। कुछ लोग तो चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। हम चाईबासा में थे, चाईबासा का वो इलाका जहां घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, मनोहरपुर का क्षेत्र, उस इलाके में थे, तो कुछ लोग वहां भी चर्चा कर रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता तो पैसा मांगता है। तो आप समझिए, हम अनहोन बनकर चाय दुकान पे बैठे थे, वहां लोग अपने आप में बात कर रहे थे कि एक वीडियो वायरल हुआ है जो, और खबर चल रहा था कि इन लोगों ने पैसा मांगा है। तो आप समझिए कि जब गांव में चर्चा है तो शहर की बात तो छोड़ दीजिए, कि शहर में चर्चा होगा ही, उसका असर जरूर पड़ेगा। अगर वीडियो सामने, तो वही विधायक है ना, वीडियो कोई भी दिया हो, लेकिन विधायक तो वही है, चेहरा तो वही है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें किसी प्रकार का तोड़ ममोड़ किया गया। लेकिन ये लोग समझ रहे हैं कि एक तरफ 1000 और एक तरफ करोड़ों रुपए, आखिर ये पैसा क्या है? जनता का ही पैसा है, और जनता का पैसा अगर कोई लूट रहा है तो वो यहाँ बिल्कुल मनोज, देखिए सोलर पावर प्लांट लगाने के नाम पर अगर इस तरीके से रुपए मांगे गए हैं तो ये तो एक मान लीजिए कि रियलिटी चेक था। लेकिन अगर व्यवसायी भी इस तरीके से आते होंगे, कोई उद्योग धंधा लगाने आते होंगे और इन विधायकों से मिलते होंगे, या बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम, निर्माण कार्य होता होगा, तब तो बिना चढ़ावा चढ़ाए हो नहीं पाता होगा। इतना तो बेनकाब कर ही दिया गया है इन लोगों को। ये लोग हर निर्माण में, हर तरीके के विकास कार्य में पैसा मांग रहे हैं, और ऐसे मुंह खोलकर पैसा मांगना, यही कारण है कि उद्योग धंधे झारखंड में स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, निजी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। 1000 रुपए में कोई महिला कैसे घर चलाएगी मनोज? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आपदा की स्थिति है। बने रहिएगा हमारे साथ, शहनवाज जुड़े हुए हैं जमशेदपुर पूर्वी से। शहनवाज, एक वो आईपीएस अधिकारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी का मुकाबला एक घर की बहू से है, और वो ये कह रहे हैं कि घर की बहू को वोट देकर क्या फायदा होगा, वो राजनीति में क्या करेंगी। अच्छा माफ कीजिएगा, शहनवाज हमारे साथ जमशेदपुर पश्चिमी से जुड़े हैं। बन्ना गुप्ता साहब का मुकाबला सरयू राय से। सरयू राय वो कद्दावर नेता जो जमशेदपुर पूर्वी में सिटिंग सीएम रघुवर दास को हराने वाले सरयू राय, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है शहनवाज जमशेदपुर पश्चिम का। बाबर खान साहब,
बाबर खान साहब की क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में? देखिए, बाबर खान की सभाओं में, रैलियों में, पदयात्राओं में उमड़ रही भीड़ वो तो चिंता का कारण बनी हुई है बन्ना गुप्ता के लिए, क्योंकि वो उन्हीं का वोट है। हालांकि पिछली बार भी इस तरह का एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था उनके खिलाफ, उसको 8-10 हज़ार वोट आए थे। कुल मिलाकर के बन्ना गुप्ता की पूरी स्टेक जो है दांव पर लगी हुई है। और अभी तो 5 बजे बंद हुआ शोर शराबा। इसी सड़क पर मेरे पीछे भोपू बन्ना गुप्ता के सबसे ज़्यादा प्रचार वाहन चल रहे थे। बड़े बड़े होर्डिंग आज भी अभी भी लगे हुए हैं, जिसमें बन्ना गुप्ता खड़े मुस्कुरा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। सरयू राय वापस आ गए पूर्वी से फिर पश्चिमी में, जहां से एक बार पहले विधायक रह चुके हैं। अब चूंकि वो बीजेपी खेमे में, एनडीए खेमे में हैं और एनडीए ने उनको स्वीकार भी कर लिया है और बाकायदा कई रैलियां भी हुई हैं। उन पर योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, एक बार आपके एक पदयात्रा भी अमित शाह की हो गई, रोड शो जिसको कहते हैं। तो अब लोगों ने मान लिया है कि वो एनडीए के उम्मीदवार है, इसीलिए मुकाबला बहुत सख्त है। कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा कौन। बिल्कुल सर, बड़ी दिलचस्प आपने बात बड़ी अच्छी कही कि सबसे ज्यादा पोस्टर होर्डिंग भोपू बन्ना गुप्ता के चल रहे हैं। तो सरकार में थे सर, मंत्री थे, तो पोस्टर होर्डिंग भोपू में खर्च भी बहुत आता है। ये आमतौर पर कोई सिटिंग विधायक या मंत्री ही खर्च को उठा सकता है, दूसरों के लिए ये वास्तव में मुश्किल होगा। बने रहिएगा शहनवाज। प्रभात भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जमशेदपुर पूर्वी से। प्रभात, आपके क्षेत्र में सवाल जो शहनवाज के पास में चला गया था, आप जिस जगह पे अभी खड़े हैं वहां एक पूर्व आईपीएस का मुकाबला एक बहू के साथ है, एक महिला के साथ है, और पूर्व आईपीएस साहब ने तो यहां तक कह दिया कि महिला को वोट देके क्या करेंगे, क्या घर से बाहर महिला निकल के जाएंगे, उनके नाम पे दूसरे राजनीति करेंगे। क्या प्रभाव पड़ा इसका? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरीके से ये बयान जब आया था, डॉक्टर अजय ने जब बयान दिया था कि एक बहू कैसे घर से बाहर निकलेगी, आप लोग उसको वोट देके क्या करेंगे, तो डॉक्टर अजय के भी परिवार की कई महिलाएं जो है आज भी सरकारी नौकरी में हैं, बड़े पोस्टों में हैं। तो इस तरीके जब बयान आया था तो उसके बाद जो महिला मोर्चा है या फिर आम महिलाएं जो थी वो एक तरह से सड़क पर उतरकर उसका विरोध की थी, उसका प्रदर्शन की थी और ये बातें कही थी कि महिला है तब सब कोई है। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था उसका बहुत गहरा असर देखने को मिला, क्योंकि ये जो पूर्वी का क्षेत्र एक समय था, अभिषेक, कहा जाता था कि अगर कोल्हान में अगर 14 सीट को अगर कोई श्योर माना जाता था तो ये पूर्वी विधानसभा का सीट माना था, जहां से भाजपा हर समय जीतती आई थी। और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो राज्यपाल है रघुवर दास यहाँ से 25 सालों से यहाँ विधायक रहे हैं। पिछली बार समीकरण कुछ बदला, निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से सरयू राय निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो विधायक बने। लेकिन इस बार जो पूर्वी विधानसभा का जो समीकरण नजर आ रहा है, जिस तरीके से महिलाओं का साथ एक बहू बेटी, लोग कह रहे हैं कि हमारी बहू है, कोई कह रहा है हमारी बहन है, कोई कह रहा है हमारी बेटी है, जिस तरीके से वो पदयात्रा घर घर तक जो पूर्णिमा साहू पहुंची है वो वाकई तारीफ करने लायक है। क्योंकि एक एक घर में जाकर एक एक बुजुर्ग के, एक एक महिलाओं के पैर छूकर उससे आशीर्वाद मांग रही है और ये कह रही है कि महिला सशक्तिकरण बढ़ाने को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने एक महिला प्रत्याशी को पहली बार पूर्वी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है और अपने समर्थन में वोट मांग रही है। तो ये जो पूर्वी का जो क्षेत्र है, निश्चित तौर पर डॉक्टर अजय कुमार इससे पहले जमशेदपुर के सांसद हुआ करते थे, सांसद थे, उसके बाद वो कई पार्टियां चेंज की, बाद में फिर वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और फिर से अभी पूर्वी विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से पूर्वी का एक वक्त हुआ करता था कि कांग्रेस को भी वोट मिलती थी, लेकिन प्रभात, जनता जो रिपोर्टिंग मैंने देखी, आप लोगों ने जो रिपोर्टिंग की है उसमें तो जनता कह रही थी कि सिर्फ चुनाव के समय ही अजय कुमार साहब दिखते हैं, चुनाव के बाद चुनाव खत्म हुआ, हार गए, गायब हो गए अजय कुमार साहब, नजर ही नहीं आते हैं क्षेत्र में। कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, देखिए चुनाव, बिल्कुल देखिए सच्चाई, जब चुनाव के वक्त निश्चित तौर पर जब वो 5 साल के लिए सांसद बने थे तो सांसद तो जिस तरीके से रहना चाहिए था, नजर आना चाहिए था, वो तो नजर नहीं आ रहे थे। उसके बाद लोग ये भी कह रहे थे कि कोरोना काल में डॉक्टर अजय कहाँ थे, वो तो दिल्ली में बैठे हुए थे, वो अपने दिल्ली में थे, मुंबई में थे, जमशेदपुर को जनता को देखने नहीं आया। और अभी चुनाव लड़ रहे हैं तो अभी बोल रहे हैं कि हम पूर्वी से चुनाव लड़ रहे हैं, हमें जिताइए, हम निडर हैं और हम एक आईपीएस अफसर है। तो जनता सब जानती है अभिषेक, सबको पता है कि जनता को क्या निर्णय लेना है, क्योंकि जिस तरीके से लोग कहते आ रहे, हमने कई बार इस क्षेत्र में रोड शो किया तो साफ लोगों का कहना है कि वो तो फिर जीतेंगे, फिर गायब हो जाएंगे, फिर कहीं का प्रभारी बन जाएंगे, फिर वहां देखेंगे।
तो कहीं ना कहीं ये कहे लोगों में एक तरह से असंतोष है। आप जो कहना चाह रहे हैं कि असंतोष कहीं ना कहीं लोगों में नजर आ रहा है। प्रभात बने रहिएगा, एक बार शहनवाज के पास जाता हूं। शहनवाज, सरयू राय को माना जाता है कि झारखंड में सबसे ज्यादा दस्तावेजों के कोई धनी है तो सरयू राय साहब हैं, और सरयू राय साहब बन्ना गुप्ता के खिलाफ पिछले 5 सालों से मंत्री रहते हुए बन्ना गुप्ता के सरयू राय साहब उनके खिलाफ आक्रामक रहे। वीडियो भी एक वायरल हुआ, वीडियो को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए, और एक जिन उन्होंने इस बार फिर निकाल ही दिया है कि आखिर बन्ना गुप्ता साहब का जो वीडियो वायरल हुआ था उसकी फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आई है? क्या ये मंत्री पद पर रहते हुए ताकत से दबाया गया मामला था? सरयू राय का यह आरोप है। शहनवाज, हाँ बेशक, देखिए चर्चाएं क्षेत्र में हैं, जो लोग इन सब बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, वो लोग गंभीर चर्चा करते हैं, चौक चौराहों पर बैठते हैं, उन लोगों में तो ये चर्चा है कि सरयू राय छोड़े या नहीं बन्ना गुप्ता को, और वो हर तरह से सक्षम व्यक्ति हैं। और अभी भी मैं एक सभा में था, उसमें बाकायदा कहा जा रहा था कि सरयू राय वो हैं जिन्होंने चारा घोटाले को उजागर किया। लालू प्रसाद को कोई कभी क्या सोच सकता था कि वो कभी जेल जाएंगे, लेकिन उनके पीछे भी ताकत जो थी, रिसर्च जो था, वो सरयू राय का था। सरयू राय जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसका अंजाम ऊपर वाला ही बेहतर बता सकता है। उसकी मिसाल आपने पिछले चुनाव में रघुवर दास की हार के रूप में भी देख लिया है। तो अब सीधे सीधे बन्ना गुप्ता से उनका मुकाबला है। अब ये मुकाबला बैलेट से जीतेंगे या अपने तरह तरह के बयानों से जीतेंगे, अपने अटैक से जीतेंगे, अपने कलम से, अपने पत्रों से जीतेंगे, ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प बहस का विषय बना हुआ है जमशेदपुर पश्चिम में। और ये सारी चीज़ें सीडी या उसकी फॉरेंसिक जांच और ये सारी चीज़ें जो हैं उन लोगों के बीच में है। कोई अभी भूला नहीं है इन सब चीज़ों को, कोई भूला नहीं। एक बार बने रहिएगा सरवादा, अभी मनोज के पास एक बार जाता हूं। मनोज, घाटशिला से चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं, और मुकाबला जिसके साथ है रामदास सोरेन, वो चंपाई सोरेन के ही राजनीति में लाए हुए व्यक्ति हैं। और उनका भी वीडियो हमने देखा, 9 करोड़ उन्होंने भी 20 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी और वो भी मानने को तैयार नहीं है। आखिर रामदास सोरेन तो एक ईमानदार विधायक में गिनती होते थे, और इस तरीके से उन पे विश्वास करके मुख्यमंत्री ने उनको बाकायदा मंत्री का पद भी दिया था, लेकिन इस तरीके से विकास कार्यों में रिश्वतखोरी का आरोप। देखिए, निश्चित तौर पे रामदास सोरेन को भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपाई सोरेन के हटने के बाद हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा ये समझ ले कि ये बड़े कद का है, लेकिन उनका कद कैसा है कि सिर्फ जिला अध्यक्ष तक ही सिमट कर रह गए। उनको टिकट मिला, भले ही वो जीत गए, क्योंकि बीजेपी का प्रत्याशी उस समय 2019 में जो था वो या तो बीजेपी के खिलाफ पूरा हवा चल रहा था या प्रत्याशी उतना मजबूत नहीं रहा होगा। नहीं, लेकिन नहीं, अगर मैं आपको बता दूं मनोज, मैं आपको बता दूं 2019 के चुनाव की बात तो प्रदीप बालमुचू और माडी साहब खड़े हुए थे बीजेपी से, और इन दोनों ने मिलकर अगर आप वोट देखेंगे तो 81,000 वोट के करीब थे इनके, 65,000 वोट रामदास सोरेन के थे। तो आसू ने बड़ा डैमेज किया था घाटशिला में। देखिए, हम वही कह रहे थे कि पिछली बार बीजेपी और आसू का गठबंधन, यानी कहीं न कहीं ये गठबंधन के कारण एंटी कैंपिंग हो गया, लोग बीजेपी से नाराज चलने लगे, आसू के लोग अपने रास्ता, बीजेपी के लोग अपने रास्ता, जिसके कारण इनको मौका मिला और वो वहां से जीत गए। अगर यही कद बड़ा रहता तो सिर्फ जिला अध्यक्ष तक ही ये सीमित नहीं रहते, इनको बड़ा कद पार्टी में मिल जाता। दूसरी तरफ इनका जो इलाका है, घाटशिला का जो इलाका है, उस इलाके में बाबूलाल सोरेन पिछले 10 सालों से लगातार मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी बैनर पे मेहनत कर रहा था, वो खुद ब खुद अपने नाम पे वो मेहनत कर रहा है, और साथ साथ लगातार लोगों से मिलता रहा है, लोगों को सुख दुख में रहा है। 24 घंटा रहने वाला युवक, और पूरे घाटशिला क्षेत्र के एक एक युवा उसे चाहता है और जानता है, कारण कि उनके दुख सुख में ये काम करता है। 10 साल एक लंबा वक्त होता है, वो इंतजार कर रहा था कि कभी मौका मिलेगा। लेकिन इस बार का जो मुकाबला है, अब तो सामने भ्रष्टाचार की बात आ गई, जिसको लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बिल्कुल, वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है, नहीं तो ये चर्चा हमारी लंबी चलेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यूज 11 भी अपनी लड़ाई जारी रखा हुआ है, हर तरीके से लड़ रहे हैं। हम भी जितना सक्षम एक मीडिया हो सकता है, हम अपने तरफ से ही प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई
भ्रष्टाचार के खिलाफ है, किसी दल विशेष के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं, ना किसी के साथ है ना किसी के विरोध में है। अपने तरफ से हमारा ही प्रयास होता है, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। बहुत धन्यवाद मनोज आपका, बहुत धन्यवाद शहनवाज आपका, प्रभात आपका, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर, थम गया है प्रचार का शोर। पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार का शोर थम चुका है। अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे प्रत्याशी। बता दें 13 नवंबर को राज्य की 43 सीटों पर वोटिंग है। पहले चरण में 20 एसटी और 6 एससी रिजर्व सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में 683 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत दांव पर है। फर्स्ट फेज में 334 निर्दलीय और राष्ट्रीय पार्टियों के 87 उम्मीदवार हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और 6 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है। पहले चरण में कुल 1,36,85,509 मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें पुरुष मतदाता 68,65,208 है, महिला मतदाता 68,20,000 है। कुल 15,344 मतदान केंद्र हैं। शहरी 2,628 और ग्रामीण मतदान केंद्र 12,716 हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन समेत 6 दिग्गजों का भाग्य का फैसला होना है। पहले चरण में कुल 1,36,85,000 मतदाता हैं। पुरुष मतदाता 68,65,208 हैं। महिला मतदाता 68,20,000 हैं। तो पहले चरण के मतदान के लिए चुनावी शोर थम गया है और अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह से रेस हो चुका है। मतदान कराने के लिए, भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान कराने को लेकर प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है। पोलिंग पार्टियां अपने बूथों के लिए रवाना हो गई। हमारे साथ संवाददाता पूजा तमाड़ से लाइव जुड़ रहे हैं। पूजा का रुख करते हैं। पूजा, 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। मतदान को लेकर अब चुनावी शोर थम गया है। प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन अब प्रशासन पूरी तरह रेस है। क्या चुनावी तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर, यह जानकारी पहले दर्शकों से साझा करें। जरूर आयुष, अगर हम लोग तमाड़ विधानसभा की बात करते हैं तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। अलग अलग जो गाड़ियां यहां से क्रॉस कर रही हैं उन सभी की चेकिंग जो है वो लगातार यहां पर की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की परेशानी वोटिंग के दौरान ना हो। और जिस तरीके से शोर जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार का थम चुका है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन जो है वो जारी रहेगा। उसी के मद्देनजर इन सारी चीजों को प्रशासन भी पूरी तरीके से देखेगी, क्योंकि तमाड़ जो है वो पूरी तरीके से ग्रामीण इलाका आता है। ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर के प्रशासन जो है वो अलग अलग चौक पर, अलग अलग जगहों पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगातार सभी गाड़ियों का यहाँ पर चेकिंग करते हुए नजर आ रही है। बड़ी गाड़ियां लगातार यहाँ पर हाईवे से क्रॉस करती हैं, इस वजह से सभी गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और जरूर जो गाड़ियां इलेक्शन ड्यूटी में है या फिर अलग राज्य जा रही है, उन सभी को खास तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। जो गाड़ियां बाहर जा रही हैं तो चेकिंग का दौर जो है वो प्रशासन की ओर से इस तरफ में बहुत ज्यादा किया जा रहा है, ताकि कोई भी तरीके से गलत चीजें जनता के बीच ना पहुंच सके। जो भी चीजें रहती हैं, चाहे वो अगर हम लोग पैसे की बात करें या फिर अन्य चीजों की बात करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो इस चुनाव के दौरान माहौल को बदलने की या फिर कुछ अलग तरीके से यहाँ पर चीजों को ना किया जाए, इस चीज का सबसे ज्यादा प्रशासन ध्यान रख रही है। आयुष, बिल्कुल, भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने को लेकर प्रशासन लगातार वाहनों की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अब धीरे धीरे पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो चुकी है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र बोकारो से लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, अब चुनावी शोर थम गया है। जितना प्रचार प्रसार पहले चरण के मतदान को लेकर होना था अब हो चुका है। अब बस डोर टू डोर कैंपेन प्रत्याशी कर सकेंगे, ये बात एक तरफ। दूसरी तरफ प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं। अब पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों पर लगातार पहुंच रहे हैं
और धीरे धीरे संवेदनशील बूथ हो, अति संवेदनशील बूथ हो, वहां भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बोकारो विधानसभा क्षेत्र की जानकारी दें, वहां कितने संवेदनशील बूथ हैं, अति संवेदनशील बूथ हैं, वहां क्या तैयारियां की गई हैं, पोलिंग पार्टियां क्या पहुंच रही हैं, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए आयुष, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रथम फेज का चुनाव बोकारो विधानसभा क्षेत्र में नहीं है और यहां पर दूसरे फेज में चुनाव को संपन्न कराना है। और आज जिस तरह से 43 विधानसभा क्षेत्रों के जो चुनाव प्रसार आज थम गया है, हम कह सकते हैं कि भोपू बजना बंद हो गया है और कल जो प्रत्याशी है डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और लोगों के दरवाजे पर जाएंगे। अब जिस तरह से लगातार दिखा जा रहा था कि कई दिग्गज बाहर से आ रहे थे, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे और अपने पक्ष में अपने लोगों को समेटने की कोशिश कर रहे थे, वो रुक गया है। अब जो है 13 नवंबर को यहाँ पर मतदान होना है फर्स्ट फेज के जितने भी 43 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब जनता तराजू पर वह देखेगी कि जनता किस तरह से लोगों के मन में क्या है, उनके क्षेत्र में किसने विकास किया है, कौन विकास कर सकता है। इन सभी मुद्दों को लेकर जनता तैयार है और 13 तारीख को मतदान होगा सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक और जो संवेदनशील बूथ है वहां पर सुबह 7 से 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। अगर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की हम तैयारियों की बात कर ले तो तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई है। लगातार देखा जा रहा है कि एफएसटी की टीम हो, लगातार विभिन्न जगहों पर वहां जांच किया जा रहा है ताकि अब अंतिम समय है आयुष और अंतिम समय में लोगों के बीच पैसे नहीं बांटे जाए, किसी तरह से कोई प्रलोभन नहीं दिया जाए। इस चीज को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन विभिन्न क्षेत्रों में तैनात है, रात्रि गश्ती भी करेगी क्योंकि अब वो क्षण आ गया है जब वोटर अपने वोट का मतदान का प्रयोग 13 तारीख को करेंगे। इन सभी मुद्दे को लेकर लगातार बैठकें की जा रही थी, आज भी बैठक की गई है और इस बैठक में देखा गया है कि जितनी भी संवेदनशील बूथें हैं और जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जाएंगे मतदान करने, उनके लिए सभी तरह से पुलिस प्रशासन तैयार है चूंकि भय मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के परिणाम आ सके और लोग अपना वोटिंग कर सके, इसको लेकर पूरी तरह से सभी तैयारियां कर ली गई है। जी आयुष। बिल्कुल सुरेंद्र, बने रहिएगा। तो लगातार हम अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 13 तारीख को जो मतदान होना यानी 13 नवंबर को जो पहले फेज का मतदान होना, उसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां हैं, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर इस बार मतदान केंद्र पर जनता पहुंचेगी और जिन प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है उनको लेकर वोट डाले जाएंगे। बने रहिएगा सुरेंद्र। हम रुक कर लेते हैं पूजा का। पूजा, तमाड़ में हमने देखा कि जब आप जनता से बात कर रहे थे कई परेशानियों को बताया गया, प्रशासनिक स्तर पे तैयारियों की हम बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले, क्षेत्र में आप घूम रही थी, इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करने जाने वाली है, आप बाकायदा जनता से बात कर रही थी। देखिए आयुष, जब हम जनता से बातचीत कर रहे थे उस दौरान जनता ने साफ तौर पर कहा था कि इस बार हमारा मुद्दा ही विकास रहने वाला है और जिस तरीके से जनता ने अपनी परेशानियों को हमारे साथ व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर अस्पताल जाने के लिए जो सड़क बनाई गई है वो पूरी तरीके से खराब है। लोग वहाँ पर एम्बुलेंस लेकर के आने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि सड़क खराब रहे है और जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो वहाँ पर फंस सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग डिग्री कॉलेज की बात करते हैं तो डिग्री कॉलेज जो है वो तमाड़ में नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को या तो रांची जाना पड़ता है या तो जमशेदपुर जाना पड़ता है, तो इस वजह से काफी परेशानी होती है। लेकिन चूंकि रांची नजदीक है इस वजह से लोग रांची जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। वहीं अगर हम लोग यहाँ की और भी समस्याओं की बात करते हैं तो उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो पूरा ग्रामीण इलाका है वहां पर सड़क की सुविधा जो है वो नहीं मिली है। तो इस बार जो जनता है वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो और साथ ही साथ डेवलपमेंट, इन तीनों चीजों को लेकर के 13 नवंबर को अपने वोट कास्ट करेगी। जिस तरीके से जनता की अगर हम लोग बात करते हैं आयुष, तो जनता में काफी ज्यादा इस बार इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा नाराजगी है कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। हम हाईवे के पास रहते हैं लेकिन फिर भी हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, लोगों को इस चीज से परेशानी है। खेत की अगर बात करते हैं तो लोगों ने कहा कि खेत के लिए जब हम हमारे विधायक के पास जाते हैं तो वहां पे कई सारी परेशानियों को व्यक्त करते हैं, लेकिन वहां पर वो भी
भी नहीं हो पाता है। तो इस बार जनता में दोनों तरीके की चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है, जहां पर वो कहते हैं कि हमें इस बार क्या करना है। तो 13 तारीख को जनता जो है वो मूलभूत तरीके से विकास, यहाँ पर साथ ही साथ मेडिकल और साथ ही एजुकेशन, इन 3 चीजों को लेकर के बात करेगी। क्योंकि जो बच्चियां थी जो पहली बार इस बार वोट कास्ट करेंगी, उनसे हम लोगों ने जब बात की थी तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को जब आगे डिग्री के लिए पढ़ने जाना पड़ता है तो कई बार हमें ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि हम ज्यादा दूर नहीं जा पाते। यहाँ पर नजदीक में डिग्री कॉलेज नहीं होने की वजह से हमें या तो बुंडू जाना पड़ता है या तो फिर हमें रांची जानी पड़ती है। तो वहां पे भी रहने और सारी चीजों की परेशानी जो है वो हमें झेलनी पड़ती है। और हम लोग बहुत निचले स्तर से आते हैं, निचले स्तर से आने की वजह से उन सारी सुविधाओं को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारे इस बार मुद्दे रहने वाले हैं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के। बिल्कुल विकास मुद्दा रहने वाला है और निश्चित तौर पर विकास को लेकर ही जनता इस बार वोट डालने जाएगी। एक्साइटमेंट है फर्स्ट टाइम वोटर्स में, और क्योंकि पहली बार वोट डालेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, आने वाले 5 साल के भविष्य को तय करेंगे। अभी फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और धीरे धीरे अब लगभग तैयारियां पूरी हो गई। प्रत्याशी भी अब डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए। बने रहिएगा पूजा हमारे साथ। संवाददाता अमर हमारे साथ पलामू से लाइव जुड़ रहे हैं। हम अमर का रुख करते हैं। अमर, अब चुनावी शोर थम चुका है। पलामू में एक से बढ़कर एक दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे, खूब हुंकार भरी गई है, लेकिन अब महज डोर टू डोर कैंपेन प्रत्याशी कर सकते हैं। ये बात एक तरफ। हम चर्चा कर रहे थे चुनाव की तैयारियों को लेकर, मतदान को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं पलामू में, क्या संवेदनशील बूथों पर तैयारियां हैं, ये तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। आपने सही कहा कि आज मैं डीसी यहाँ शशि रंजन है, मैं उनसे इस बात की जानकारी लेने की कोशिश किया था, तो मैंने उनको फोन किया था तो बोला अमूमन जो है यहाँ पर पूरी तैयारी है। चुनाव आयोग का जो निर्देश है उस निर्देश के अनुसार से सभी जगह के एक महिला पिंक जो बूथ होता है उसको अलग कर दिया गया है। सभी बूथ पर जो है वो पानी की व्यवस्था रहेगी और जो 60-70 साल से ज्यादा इसके हैं जो बूथ पर नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग का ये इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ जो डीसी होता है वो मालिक होता है डिस्ट्रिक्ट का और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि सुचारू रूप से चुनाव करवाने का। मतदाता और या फिर काउंटिंग या फिर लाइन या फिर सुरक्षा व्यवस्था जो है उसके दिशा निर्देश के अनुसार जो है वो चलता है। तो उन्होंने साफ तौर से ये संकेत दे दिया है कि जो पिक पॉइंट तक जो है जो डिसीजंस होगा वो चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार होगा और जो हमारे लिए रोड मैप बनाया गया है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है उस प्रक्रिया के अनुसार जो है हम चुनाव मैदान में जाएंगे। 6 बजे के बाद मतलब 8 मिनट पहले, आज से 8-10 मिनट पहले जो है जो भोपू बजता था, जो शोर करता था या फिर कह सकते हैं कि लाउड स्पीकर, रैलियां और कह सकते हैं गाड़ियों के द्वारा जो प्रचार किए जाते हैं उस पर जो है अंकुश लगा दिए गए हैं। अब जो है अब उस पर आप नहीं तो भोपू बजा सकते हैं, लाउड स्पीकर बजा सकते हैं या फिर शोर कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ये सारे चीज जो है अब बंद हो गया क्योंकि 48 घंटे पहले चुनाव आयोग का निर्देश होता है उसमें कर दिया जाएगा। तो यहाँ भी डाल्टनगंज में कहे या पलामू में कहे ये सारे शोर बंद हो चुके हैं। अब पब्लिक जो है फेस टू फेस मिलता है, फिजिकली अपीयरेंस दिखाता है और उनसे जाकर के मिलते हुए उम्मीदवार अपने वोट मांगता है। अब यही एक नीति है, आप ये कह सकते हैं कि आप जितने लोगों को कंसल्ट कर सकते हैं, जितने लोगों से मिल सकते हैं वो आधार पर जो है आपको वोट में तब्दील कर सकते हैं। ये अब बस आप 48 घंटा में आप यही कर सकते हैं। पहली बात आई, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आज जो है योगी आदित्यनाथ आए थे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का सबसे फायर ब्रांड जो नेता है वो आए थे। अपने जो उनका स्टाइल है फ्रंट फुट से बैटिंग करने का और चौके छक्के मारने का, जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उससे जनता जो है तकरीबन ये कह सकते हैं कि जनता उनके सुर में सुर मिला करके शोर कर रहे थे। उनका एक लाइन था, बटोगे तो कटोगे। इसको लेकर के काफी तालियां उन्होंने बटोरी और मुद्दा वही था जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि आपको नौकरियां दिया जाएगा, बबुआ आपको नौकरी दी जाएगी, उसके बाद महिलाओं को जो है पेंशन दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, रोजगार दी जाएगी और आपके डेवलपमेंट की जो बात उन्होंने कहा था आज भी उन्होंने कहा। चुनाव की अपनी तैयारी है और चुनाव प्रचार की अपनी तैयारी है नेताओं का। प्रशासन एक तरफ है और नेता एक तरफ है, दोनों की अपनी अपनी तैयारी मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गया है और अब एक थोड़ी सी जो बची है डोर टू डोर वो आज 6 बजे के बाद जो है वो बिल्कुल अमर। तो डोर टू डोर कैंपेन अब शुरू हो चुका है और लगातार अब प्रत्याशी
पहुंचेंगे, अपने मतदाताओं के बीच वोट की अपील करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विशेष व्यवस्था इस बार मतदान केंद्रों पर होगी। बनेंगे आपके साथ और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता मनोज जमशेदपुर से लाइव जुड़ गए। मनोज, कोल्हान का दंगल इस बार सबसे रोचक होने वाला है। हालांकि अब चुनावी शोर थम गया है, प्रत्याशी डोर टू डोर जाएंगे, मतदाताओं के बीच पहुंचेंगे, लेकिन इस बार कोल्हान के दंगल को निष्पक्ष, भयमुक्त संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी कड़ी तैयारियां की गई हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल अंकित, अगर देखा जाए तो जिस तरह से सुरक्षा का अगर देखा जाए तो मतदान जिस तरह से 13 नवंबर को होना है और 13 नवंबर को मतदान को लेकर जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, चुनाव आयोग के जो प्रक्रिया है उसी के तहत पूरी व्यवस्था में प्रशासन के लोग जुट गए हैं और काफ़ी इंतजाम व्यवस्था किया है सभी बूथों पर, ताकि किसी तरह की परेशानी जो मतदाता है उसको ना हो, उसको लेकर काफ़ी तैयारियां की है। खास करके अगर देखा जाए तो अभी देखा ईवीएम मशीनों को भी आज रात से भेजना शुरू कर दिया गया है। जहां जो लंबी दूरी का जो जगह है बूथ, वहां पर आज रात से ही ईवीएम मशीन वहां जाना शुरू हो जाएगा और कल शाम तक अगर देखा जाए तो ईवीएम मशीन का जो प्रक्रिया है वो चलेगी और जो भी बूथ है वहां पर व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा, ईवीएम मशीन को सेट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था को लेकर ये जो मतदान होना है उसको लेकर काफ़ी तैयारियां चल रही है। खास करके सुरक्षा का अगर व्यवस्था देखा जाए तो सुरक्षा का भी काफ़ी इंतजाम प्रशासन ने इस बार किया है। किसी तरह से किसी को परेशानी न हो उसको लेकर भी आपका प्रशासन के लोग पूरे डटे हुए हैं और कह सकते हैं कि जिस तरह से जिस चुनाव का प्रक्रिया जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन से प्रशासन तमाम तरह के जो व्यवस्था है उस पर जुट गई है। अब ये प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही है और कोल्हान में देखिए प्रशासनिक तैयारी मजबूत करने की जरूरत इसलिए भी पड़ती है, कई अति संवेदनशील बूथ है, कुछ क्षेत्र है जहां नक्सल अभी भी सक्रिय है ये माना जाता है। हालांकि लोकसभा चुनाव एक नजीर पेश किया गया था चुनाव आयोग की ओर से कि पूरे चुनाव भर में झारखंड में एक भी गोलियां नहीं चली, शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। इस पर भी हम बात करेंगे, बने रहिएगा मनोज हमारे साथ। हम बोकारो रुक करते हैं, हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, अगर हम इस बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों को भाषण को देखें और उसका कुल जोड़ निचोड़ यह निकलता है, एक नारा दिया गया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या ये एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा इस बार अगर हम बात कर लें चंदन कियारी हो या फिर उधर बोकारो के आसपास जितने विधानसभा क्षेत्र हैं वहां इंपैक्टफुल रहेगा, इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है? चंदन क्यारी में आकर यही कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। यह लोगों के जुबान पर आ चुकी है, प्रत्येक व्यक्ति इसे बोल रहे हैं, इस बात को बोल रहे हैं और लगातार जितने भी दिग्गज हैं वो लगातार अपने मन से इस बात को कह रहे हैं और अपने जो प्रत्याशी हैं और जो उनके वोटर हैं उनके अंदर गर्मजोशी से उनके अंदर जोश भरने का काम कर रहे हैं, ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं और इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए जिस तरह से लगातार हम कहते हैं गोगो दीदी की बात की जा रही है, बांग्लादेश घुसपैठियों की बात की जा रही है और जिस तरह से कहा नरेंद्र मोदी ने कि हम जो बेरोजगार युवक होंगे उसे 2000 रुपए देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, ये सारी बातें जिस तरह से लगातार मन से कही गई है। सबसे बड़ा मुद्दा था बांग्लादेश घुसपैठियों को, अगर हमारी सरकार आती है तो उन्होंने यहां तक कर दिया कि हम एनआरसी लागू करेंगे और बांग्लादेशी घुसपैठ को चिन्हित कर उनको यहां से भगाने का काम करेंगे। और हेमंता बिस्वा शर्मा भी लगातार इन बातों को कह रहे हैं और जिस तरह से दिग्गजों ने झारखंड में अपना जमावड़ा जमाया था प्रथम चरण के चुनाव के लिए, और तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में इसका खासा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा था कि बीजेपी एनडीए के जो स्टार प्रचारक है विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे थे, अपने प्रत्याशियों के लिए लोगों के बीच संबोधन कर रहे थे और ऊर्जा भरने का काम कर रहे थे, तो इसका रिजल्ट तो 23 नवंबर को निश्चित तौर पर जो बताया आपने सुरेंद्र की सबके जुबान पर अब आ गया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये तमाम नारे चुनावी प्रचार के दौरान दिए गए हैं। देखना यह है कि जब 13 नवंबर को ईवीएम में मतदाता वोट डालेंगे, बटन दबाएंगे तो आखिरकार उनके दिमाग में क्या होता है। खैर ये तो 23 नवंबर को पता चल पाएगा, बने रहिएगा। सुरेंद्र हमारे साथ रुक करते हैं पूजा का पूजा। तमाड़ में कई ऐसे बूथ है जो अति संवेदनशील है, क्या अर्धसैनिक बलों की सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुकी है?
देखिए शाम से ही उसकी शुरुआत हो गई थी और अलग अलग जगहों पर सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट जो है वो अलग अलग जगह पर उन्हें डिप्यूट किया जा रहा था कि किस तरीके से सारी जगहों पर लोगों को रहना है ताकि ये परेशानी जो है वो ना है, क्योंकि तमाड़ में भी कई ऐसे इलाके हैं जो कि यहाँ पर अति संवेदनशील इलाकों में से एक है। क्योंकि पहले की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले इधर कई ऐसे नक्सली हमले जो है वो यहाँ पर देखने को मिला, कई ऐसे क्राइम की चर्चा जो है वो तमाड़ में होती आई है। इस वजह से यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत जो है वो यहाँ पर पड़ती है और उसी तरीके से अलग अलग जगहों पर उसे यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। और जिस तरीके से अगर प्रशासन की बात करते हैं तो इसी वजह से सारी व्यवस्था को यहाँ पर देखा जा रहा है ताकि कोई भी परेशानी किसी भी वोटर को ना आए, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी भी वोटर्स को यहाँ पर डरा न सके, धमका न सके। बेहतर तरीके से हर बूथ तक सभी वोटर्स पहुंच सके अपने बूथ तक। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए और भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न हो, इसके लिए अब फोर्स की तैनाती भी शुरू हो गई है। एक एक कर हर बूथ पर सीआरपीएफ हो, अर्धसैनिक बल हो, झारखंड पुलिस के जवान हो पहुंचने लगे हैं। बने रहिएगा पूजा। हम पलामू रुक करते हमारे साथ संवाददाता अमर लाइव जुड़े हुए। अमर, पलामू की कई सीटों पर, पलामू क्षेत्र के कई विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है और इस मुकाबले को दिलचस्प बनाता है पार्टियों का कद और खास करके प्रत्याशियों का कद। कई बड़े नेताएं अलग अलग प्रत्याशियों के पक्ष में एक से बढ़कर एक दिग्गजों ने प्रचार की। इस वक्त सबसे इंपैक्टफुल और कौन सा नारा जनता की जुबान पर, खास करके पलामू क्षेत्र की जनता की जुबान पर बसा हुआ नजर आ रहा है? देखिए आज क्योंकि मैं आज थोड़ा देर पहले ही योगी आदित्यनाथ के रैली में था, उन्हीं का संबोधन मैं सुन रहा था। उनका जो नारा था, उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक लाइन का था। कल की बात करें तो जब वहां पर तेजस्वी यादव आए थे तो उन्होंने कहा कि जुटोगे तो एक रहोगे। तो सबका अपना अपना एक कह सकते हैं कि एक लाइन है, एक टैग लाइन है जिसको लोग चलते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे सूबा से आते हैं जो देश के सबसे बड़ा सूबा है और सबसे प्रचलित मुख्यमंत्री हैं और बड़ा उनका जो हर एक चीज़ को जो है गौर किया जाता है और उसको आगे एग्जाम्पल दिया जाता है। तो मैं उस चीज़ को मानता हूं क्योंकि उन्होंने ही ये नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे और अपने उस नारे को एक कह सकते हैं कि पूरे झारखंड चुनाव में उन्हें उसका इस्तेमाल किया। इम्पैक्टेबल है और मुझे लगता है टैग लाइन भी है, हमको लगता है भारतीय जनता बिल्कुल अमर। तो देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बटोगे तो कटेगे का नारा खूब चला और उसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं चुनावी परिणाम में देखने को मिला। खैर ये अलग बात है, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नारे होते। बने रहेगा हमारे साथ। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, कोल्हान की धरती पर इस बार चुनाव रोचक होने वाला है। अगर पिछले बार के परिणाम को देख लो, कोल्हान गढ़ माना गया था जेएमएम का। 14 में से 12 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूत पकड़ थी। क्या इस बार चंपाई सोरेन के खेमा बदलने से असरदार दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन उस कोल्हान क्षेत्र में खासकर? ये बिल्कुल अंकित, अगर देखा जाए तो जिस तरह से कोल्हान के सीटों पर अगर पिछली चुनाव में बीजेपी को सीट नहीं मिला था, 12 सीट गंवाना पड़ा था और 2 सीट पे ही मिला था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार का जो प्रयास है बीजेपी का वो आप साफ तौर से अब बीजेपी के लोग चाह रहे हैं कि कहीं से भी किसी तरह से नुकसान ना हो और इस बार 14 सीट पर वो दावा कर रहे हैं कि 14 सीट पर वो विजय हासिल करेंगे। इसके लिए अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए यहाँ पर, आपका अमित शाह जी आए। बिल्कुल एक से बढ़कर एक दिग्गजों ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। 14 में से 12 सीट जेएमएम के खाते में थी, एक कांग्रेस के खाते में और एक निर्दलीय सरयू राय ने चुनाव जीता था। इस बार समीकरण बदल सकता है, हवा का रुख लग रहा है कि परिवर्तित हुआ है, लेकिन ये खैर 23 नवंबर को पता चल पाएगा। आप तमाम संवाददाताओं का हमारे साथ तमाड़ से पूजा जुड़ी हुई थी, पलामू से अमर, जमशेदपुर से मनोज और सुरेंद्र बोकारो से जुड़े हुए थे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी महापर्व है, लोकतंत्र के इस महापर्व में आप तमाम लोग शरीक होइए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आने वाले 5 साल के भविष्य को आपको ही तय करना है। मतदान के दिन को छुट्टी की तरह ना देखें, जिम्मेदारी निभाएं, मतदान केंद्र पर पहुंचे और कुछ मिनट लगते हैं, वोट डालें और अपने मताधिकार का पूरा प्रयोग करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।